नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत आयोजित हुई है, जिसमें इलाके के किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है। महापंचायत में पहुंचे नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इनेलो नेता अभय चौटाला भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार लाख कोशिश कर ले, किसानों का आंदोलन टूटने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी पलटवार किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद बीजेपी का एजेंट है। मैं इस मंच पे ये बात नहीं कह सकता था, क्योंकि यहाँ सब तरह के लोग हैं, लेकिन हुड्डा ने 3 दफ़ा एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। इससे ज़्यादा किसान अब तक इस आंदोलन में शहीद हुए हैं और आज 72-73वां दिन है। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को जल्दी समझ आएगी। कितनी भी प्रयास कर ले, किसान आंदोलन नहीं टूट सकता, खत्म नहीं हो सकता। जो मर्जी का जो आह्वान एक तरह से किस तरह का होने वाला है, जैसे इस तरह से मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक किसान के साथ खड़ा होगा और किसान के इस बंद के आह्वान पे उसके साथ उसकी ताकत बढ़ेगी। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बातचीत से हर हल निकलता है, बातचीत के लिए सरकार तैयार है। पीएम ने भी कहा है कि बात करने के लिए आगे आएं। अनिल विज ने कहा कि सभी को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन आम जनता का नुकसान न करें। मेरी अपील है कि 6 तारीख का चक्का जाम ना करें। विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए विज ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। ये पार्टियां हल नहीं होने देना चाहती। दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याएं भी, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी बातचीत से हल होती हैं, और बातचीत के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, तो उनको बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। धरना देने का, प्रदर्शन करने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि हमें अपना वो अधिकार इस्तेमाल करते हुए दूसरों के अधिकार का हनन ना हो, आम जनता को दुख तकलीफ ना हो। इसलिए किसान नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वो 6 तारीख का चक्का जाम स्थगित करें। नहीं, वो आप देख ही रहे हैं कि ये किसान मंच ना होके राजनीतिक पार्टियों का मंच बन गया। सभी राजनीतिक नेता वहां पर जाकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सब पार्टियां हाल नहीं होने देना चाहती हैं, वो हर वो कदम उठाना चाहती हैं कि जिससे ये झगड़ा। और वहीं 3 कृषि कानूनों के विरोध में जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं, बच्चे भी अपना योगदान देने में पीछे नहीं हटना चाहते, जिसके चलते 6 वर्षीय एकम रोजाना स्कूल से आने के बाद टाउन पार्क के पास चल रही धरना स्थल पर पहुंचता है। रात के समय धरना स्थल पर लगे टेंट में एकम अपने दादा के सामने मोबाइल की रोशनी में बैठकर पढ़ता है, ताकि उसकी पढ़ाई बाधित न हो। एकम के दादा पिछले 36 दिनों से धरना स्थल पर आने वाले किसानों के लिए खाद्य सामग्री की तैयारी और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसके चलते वो अनेक बार घर भी नहीं जा पाते, तो बच्चा भी उनके पास बैठकर ही पढ़ता है। कोरोना काल के चलते 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद एकम ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने दादा के पास धरना स्थल पर आना बंद नहीं किया, ताकि वो भी उनका साथ दे सके। पढ़ाई करते हो आप आगे? हाँ। घर नहीं जाते फिर आप? नहीं। यहाँ कौन बैठता है? दादू। अच्छा, तो अब यहाँ क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई कर रहे हैं। घर नहीं जाते? घर पे हम किसान आंदोलन के कारण ज़्यादा देर घर में नहीं रह सकते। यहाँ सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, तो जिस कारण हमें घर पर बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, और बच्चा यहाँ जिद करता है कि क्योंकि कोरोना के कारण स्कूल बंद है, इसलिए हम यहाँ लेके आते हैं, जिसको पढ़ाते भी हैं और पार्क में। और वहीं यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में धान की फसल का सीजन खत्म होने के 2 महीने बाद भी सफाई का काम नहीं हो पाया है। यमुनानगर के जगाधरी अनाज मंडी में धान की फसल खरीद का काम 2 महीने पहले बंद हो चुका है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक मंडी में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। यहाँ पर जब भी फसल आती है तो फसल के साथ उसके अवशेष भी आते हैं, जो कचरा रूपी जो मंडी में इधर उधर इकट्ठा हो जाते हैं, उसका एक ठेका भी दिया जाता है।
लेकिन जो कर्मी काम कर रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर 20 से 25 कर्मचारियों की डेली आवश्यकता है, लेकिन ठेकेदार द्वारा केवल 2 या 3 मजदूर ही लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो है सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमाई हुई है और जो सफाई का बहुत बुरा हाल है। इधर से हमने जो ऋषि राज हैं जो मंडी के सचिव हैं उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा, क्योंकि जो मंडी में एरिया के अनुसार जो है ठेके की सफाई करवाई जाती है, ठेकेदार से बात करी जाएगी क्यों उसको दिक्कत आ रही है और कहाँ कमी है, ये सफाई अब तक क्यों नहीं हो पाई। यदि कर्मचारियों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धांधली की बदबू आती है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज। और वहीं चरखी दादरी में 152 डी कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़वाने को लेकर खातीवास के ग्रामीणों का धरना जारी है। चरखी दादरी से होकर गुजरने वाले 152 डी कॉरिडोर की अधिकृत जमीन को लेकर मुआवजे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि 20 फरवरी 2019 से यानी लगातार 2 साल से क्षेत्र के किसान लगातार धरना दिए हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि करोड़ों की ज़मीन को जो कि शहर के पास स्थित है उसको कौड़ियों के दामों पर सरकार खरीदना चाहती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले रामनगर में और उसके बाद खातीवास गांव में लगातार किसानों के द्वारा इस बिना पर धरना दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी जो ज़मीन है जो अधिकृत की गई है उसका मुआवजा नाम का दिया जा रहा है, जबकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा दिया जाना बनता है। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लगातार पहले धरना चलता आया है, 2 साल धरने के हो चुके हैं, आगे भी धरना इसी तरह से जारी रहेगा। हालांकि 2 बार पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रयास किए गए हैं कि जो ज़मीन अधिकृत की गई थी उस पर कब्जा लिया जाए, लेकिन ग्रामीणों व किसानों के विरोध के बाद प्रशासन व पुलिस को अपना मंसूबा बदलना पड़ा था। बहरहाल लगातार ग्रामीणों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि धरना इसी तरह से अनवरत जारी रहेगा। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान धरने को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उसके बाद से जब से हालात सामान्य हुए हैं तब से किसान लगातार धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। बहरहाल किसानों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में वो अपनी ज़मीन औने पौने दामों पर नहीं देंगे। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं झज्जर नगर परिषद द्वारा शहर के भट्टी गेट मोहल्ले में बनवाए गए गेट पर उसके नामकरण को लेकर विवाद छिड़ गया है। जाति विशेष के नामकरण के इस गेट पर किए जाने को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध हो रहा है और अब विरोध की चिंगारी जिला मुख्यालय स्थित लघु सचिवालय तक जा पहुंची है। गुरुवार को इसी मामले को लेकर मोहल्ला भट्टी गेट के काफी लोग एकत्रित होकर लघु सचिवालय पहुंचे और गेट पर जाति विशेष के नामकरण को लेकर ऐतराज जताते हुए नगर परिषद की डीएमसी आशिमा सांगवान को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर परिषद द्वारा शहर के बीकानेर चौक पर लाखों रुपए की लागत से एक गेट का निर्माण किया गया है। इस नए गेट का निर्माण को लेकर परिषद की बैठक में रेजोल्यूशन पास किया गया है, लेकिन वो मोहल्ला भट्टी गेट के नाम से ही पास किया गया था। लेकिन इस गेट पर मौजूदा पार्षद के हस्तक्षेप से परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत से जाति विशेष का नाम अंकित किया गया है, जो कि गलत है। ऊपर नाजायज कोई नाम लिखा गया, किसी जाति सूचक का नाम क्या लेंगे हम, और उसको हटवाने के लिए हम आए हैं। इस पर भट्टी गेट लिखा जाए। क्या लिखा हुआ उस पर? गुर्जर सम्राट ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो उसका ऐतराज आप लोग? ऐतराज है। ऐतराज क्यों कर रहे हो? ऐतराज इसलिए कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक प्राचीन भट्टी गेट के नाम से मशहूर है झज्जर शहर के अंदर। पर लेकिन सुनने में तो आया कि पार्षदों ने कुछ सहमति करके ये नाम रखवाया गया था। नहीं, किसी को ऐसा नहीं। प्रस्ताव पास ही सिर्फ भट्टी गेट वार्ड नंबर 14 से पास हुआ है। ये भट्टी गेट के नाम से 35 लाख रुपए मंजूर हुआ है। भट्टी गेट के नाम से तैयार। और वहीं कैथल में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर उल्टी झाड़ू का मार्च निकाला गया। इस दौरान हरियाणा के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान पर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने उनके कार्यालय में मांग पत्र सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि झाड़ू हमेशा सफाई करने का काम करती है, लेकिन अगर सरकार कर्मचारियों की अनदेखी करे तो उल्टी झाड़ू से उनकी गलत नीतियों की सफाई की जाती है। ग्राफिक्स के जरिए नगर पालिका के कर्मचारियों की मांगों के उसमें आज मतलब ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि निकाय मंत्री इनकी मांगों को मानकर बार बार इनको टरकाने का काम करता है और वो मांगे नहीं मान रहा है। अब उसको लागू करवाने के लिए हमें उल्टी झाड़ू का करना पड़ा।
और अब बात करते हैं भिवानी की, जहां जिला उपायुक्त ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान डीसी ने आउटसोर्सिंग पर लगे ठेका कर्मचारियों से बात की। ठेका कर्मचारियों जिला उपायुक्त को बताया कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला उपायुक्त ने ठेकेदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए और सिक्योरिटी अमाउंट को जब्त करने के निर्देश दे दिए। इस दौरान डीसी ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से अस्पताल में रेनोवेशन करवाया जाएगा। अगले 3 महीने में अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। 6 महीनों के सर सैलरी नहीं मिल रही हमारी। सब कोरोना योद्धा हैं, बिल्कुल महामारी में ना जितने लोगों की जान गई हैं, फिर भी हम ना निष्पक्ष भाव से, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से ड्यूटी करें। सभी सही, कोई भी कर्मचारी आउटसोर्स का बिल्कुल निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं। कितने महीने से आपको वेतन नहीं मिल रहा? 6 महीने की 3 तारीख हो गई सर, 5 महीने का लीर हो गए, 6 महीने की 3 तारीख हो गई, मैं कुछ सैलरी नहीं मिल रही सर। और वहीं सिरसा में बड़े वाहनों की पासिंग की समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल आरटीओ द्वारा हर बुधवार को बड़े वाहनों की पासिंग की जाती है, जिसमें ट्रक भी शामिल हैं, लेकिन हर बार अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिलता है। हजारों की संख्या में वाहन सिरसा आते हैं और हर बार पासिंग के नाम पर खामियां निकाल दी जाती हैं। कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। वाहन चालकों ने आरटीए प्रशासन पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। वाहन चालकों ने कहा कि उनके साथ हर बार अच्छा सलूक नहीं होता। हम वाहन लेकर पहुंचते हैं लेकिन हमें दरकिनार कर दिया जाता है। यही सहयोग नहीं हो रहा है इन्हीं का कि अगर लाइन में अगर यहाँ आए तो तुरंत ये काम हो जाता। कहने वाला कुछ भी कहे, जो आई है, जो समय पे आई है और जिसकी चीज़ें पूरी हैं रिक्वायरमेंट, उसकी पासिंग तुरंत ही हुई है। मैं आपको बता दूं, 3-3 हफ्ते पासिंग नहीं होती। पासिंग इनका एमवाई नहीं आता, इनका आरटीओ नहीं आता, उसकी वजह से पासिंग नहीं होती और जुर्माना गाड़ी वाला भुगते। उसके लिए हम पीछे जोर लगा के पासिंग के जो 50 रुपये प्लंटी डेली की वो बंद कराई। अब दूसरी समस्या एक टैक्स की भी और है हमारी। पासिंग से पहले मैं आपको वो बता दूं, टैक्स की प्लंटी भी ले रहे हैं और ब्याज भी ले रहे हैं। मेरे को ये आरटीओ साहब ये बताएं भी एक जुर्म करने की कभी किसी कोर्ट ने 2 सज़ा दी है? ये गाड़ी वाले को डबल सज़ा दे रहे हैं, टैक्स की प्लंटी भी ले रहे हैं और ऊपर ब्याज भी ले रहे हैं। इनको एक चीज़ लेनी चाहिए, चाहे प्लंटी ले लें चाहे टैक्स की ब्याज ले लें, और दोहरी मार ये गाड़ी वालों को मार रहे हैं। तीसरी, पासिंग के अंदर ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी की छत लगा रहे हैं। ये रस्से तरपाल कहाँ रखेंगे? ये रस्से तरपाल कहाँ रखेंगे? दूसरा कहते हैं फास्टैग लगवाओ, वो हमारी मर्जी, हम लगवाएं ना लगवाएं। तीसरी बात जो ये कर रहे हैं रेड क्रॉस की पर्ची, ये देखो धक्के से रेड क्रॉस की पर्ची काट रहे हैं हमारी। हर गाड़ी की 100 रुपये की, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, ये नजायज़ हमारे से हो रहा है। ये रेड क्रॉस एक संस्था है, चंदा है, हमारी मर्जी, हम दान दें या ना दें। ये धक्का कर रही है हमारे साथ। ये सिरसा में ही हो रहा है और बाकी पूरे हरियाणा में कहीं। और वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन रेवाड़ी के कोसली में स्टाम्प विक्रेताओं ने जमकर लोगों को लूटा है। 5 रुपए के टिकट की बजाय 10 रुपए तो 30 रुपए वाली फाइल के लिए 70 वसूल कर लोगों को जमकर चूना लगाया है। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है और इसकी शिकायतें कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी हैं। बावजूद इसके स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का सिलसिला लगातार जारी है। फाइल के ऊपर प्राइस है 30 रुपये का। जो भी फाइल जो इसके ऊपर लिख रखा है, डिटेल दे रखी है कौन सी फाइल किस चीज़ की है, उसका हर का प्राइस 30 रुपये है। पर यहाँ पे इसका चार्ज लिया जा रहा है 70 रुपये। और दूसरा इसके अंदर जो टिकट रुकती है 5 रुपये वाली, उसका चार्ज लिया जा रहा है 10 रुपये। मतलब कि ये डबल चार्ज हो रहा है यहाँ पे। नाड़ तहसील के आगे से लिया मैंने। समस्या है कि ये फाइल जिसपे इसका चार्ज लिखा हुआ है 30 रुपये, इसका लिया जा रहा है यहाँ 70 रुपये। और जो इस पर टिकट लगाई गई है जिसका मूल्य मात्र 5 रुपये है, इसका 10 रुपये चार्ज लिया जा रहा है यहाँ बाहर। ये सभी से पूछो तो रेट ऐसा ही बताते हैं। जो में आया है और मैं इससे पूरी सख्ती से निपटूंगा। मैं सभी स्टैम्प ऑडिटरों को नोटिस कर दूंगा कि कोई भी अगर ऐसा ज्यादा फीस लेता पाया गया तो हम उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। और मैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का प्यार ऐसा उमड़ा कि आई लव यू बोल डाला। जी हां, मौका था उनके 64वें जन्मदिवस का, जो कि ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 81 में रक्तदान शिविर का आयोजन करके मनाया गया। फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जन्मदिवस खास तरीके से मनाते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए उनके प्रशंसकों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
जहां मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शहरवासियों को अपने शहर से प्रेम करना होगा ताकि हम स्वच्छता के मामले में इंदौर और नागपुर को पछाड़ सकें, ये बात कही। और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने जन्मदिवस पर लोगों को संदेश देते हुए कहा कि इस शहर की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उन्हें इस शहर से प्यार है। और वहीं कोरोना महामारी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है। हरियाणा में 3 फरवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए 6 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। करनाल जिले में उपायुक्त और एसपी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर जिले वासियों को संदेश दिया है। डीसी और एसपी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। करनाल में आज एसपी व डीसी द्वारा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया गया। आम जनता को यह संदेश दिया गया कि डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वैक्सीन सबके लिए सुरक्षित है। इसी को लेकर सबसे पहले यहाँ पर आज डीसी निशांत कुमार यादव नागरिक हॉस्पिटल पहुँचे और उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। हमारे साथ हैं डीसी निशांत कुमार यादव, उनसे जानते हैं सर क्या संदेश देना चाहेंगे। आज हमने चूँकि ज़िले में सेकेंड कैटेगरी के जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, जिसमें मेनली पुलिसकर्मी हैं, स्वीपर्स हैं और बाकी जो लोग कोरोना की लड़ाई से जुड़े हैं, उनके वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है। तो उसमें प्रारंभिक तौर पे आज हम सभी ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों ने आज सिविल हॉस्पिटल में आकर के वैक्सीनेशन कराया है। और मेरी सभी लोगों से अपील है, जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, कि वो खुद को रजिस्टर करें कोविन पोर्टल पे और आने वाले समय में जल्द से जल्द अपना कोरोना का टीका लगवाएं। इसमें किसी भी तरह की जो अफवाहें हैं उन पे ध्यान ना दें। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर के तहत और नॉर्मल वैक्सीनेशन की प्रोसेस के तहत ये लगाया जाता है। किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स या इस तरह के कोई सीरियस इम्प्लिकेशंस अभी तक देखने में नहीं मिली हैं। जो भी हमारे पास वैक्सीन है ये प्रॉपरली इसके जो सभी फेजेस के ट्रायल्स वगैरह होने के उपरांत और भारत सरकार की सभी हेल्थ अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के बाद यहाँ पे दिया गया है। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनको तुरंत हम जितना जल्दी हो सके कवर करें। उसके बाद 28 दिन के बाद इस टीके की सेकंड डोज लगाई जाएगी और जैसे जैसे धीरे धीरे सब लोगों को टीका लगने लगेगा तो उसके बाद कोरोना की जो बीमारी है उसका निदान अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब तक सब लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक मेरी सबसे अपील रहेगी कि जो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं हमारे, उनका पालन करते रहें। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ों का ज़रूर पालन करें। हमारे साथ हैं एसपी गंगाराम पुनिया, उनसे भी जानते हैं सर आम जनता को क्या संदेश देंगे। देखिए, सभी लोगों से यही अपील है कि जब भी उनकी कोरोना के संबंध में कोविड वैक्सीनेशन के लिए बारी आए, बगैर किसी डर के वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचे और कोविड वैक्सीनेशन जो करवाएं। इसमें किसी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने जितने भी मानक है उनका पालन करके उसके बाद में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट के या जिन्होंने भी कोरोना में सबसे आगे काम किया था उनके लिए शुरुआत की है, जो कि एक अच्छी पहल है। इसमें सभी को आगे आना चाहिए और इसके साथ साथ जब तक कि कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता उसके साथ साथ जितने भी मानक है हमारे जो स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की है उन हिदायतों का भी जरूर पालन करते रहें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जिला के अधिकारी। दोनों का यही कहना है कि आम जनता सुरक्षित महसूस करे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टीके को लगवाकर अपने आप को भी सुरक्षित बनाएं। करनाल से केसी आर्या, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के इस अभियान में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक मनोज यादव भी शामिल हुए। पंचकुला के सेक्टर 6 में मौजूद सिविल अस्पताल में डीजीपी मनोज यादव ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। बता दें कि दूसरे चरण में पुलिसकर्मियों समेत दूसरे कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन का टीका लगवाया जाएगा। और वहीं अंबाला में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। 2 दिन अच्छी धूप निकलने के बाद जहां गर्मी का एहसास होने लगा था, तो वहीं सुबह हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जिले भर में आसमान में बादल छाए हुए हैं। सुबह होते ही बादल घने हो गए, जिसके बाद हल्की बूंदाबांदी भी हुई। देखते ही देखते शहर में बारिश तेज होने लगी और बारिश से जहां फसलों को काफी फायदा होने की संभावना है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।